आप लोग दलाई लामा जी की टीचिंग सुनते हैं, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कभी मिलने का मौका मिला? मिला। जब आप परम पावन जी दलाई लामा जी से मिले, क्या सोच के गए थे और मिलके कैसा अनुभव हुआ? उनको देख के एक मन में खुशी मिली, फिर और एक थोड़ा आंखों में आंसू आया उनको देखो, पता नहीं क्यों आए, मुझे भी नहीं पता है। ऐसे उनको सामने से देखा, मतलब जब मैं बाहर थी, मतलब उनके वहाँ जाने से पहले मैं बाहर थी तो नॉर्मल थी, लेकिन जब उनको देखा तो एक अलग ही मन में शांति एक होता, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ऐसा लग रहा था मेरे आमने सामने कोई भी नहीं, ऐसा मतलब एक शांति हो रहा था, मन बहुत शांत हो गया था। भगवान भी बोल सकते हैं ना, तो उनको इस तरह से मानती हूँ। और आपने मतलब अभी तक हम लोग को इतना सपोर्ट किया, जब भी हेल्प चाहिए होती है आपको बोलते हैं, तो आप हमेशा तैयार रहते हो हेल्प करने के लिए। नमो बुद्धाय टस्तिलेक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध के शासन में भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका ये चार संघ जो हैं एक प्रकार से बुद्ध शासन के पिलर हैं। जैसे कि किसी मकान को बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए होते हैं, अगर उनमें से कोई एक कमजोर पड़ जाए तो वो मकान उतना मजबूत नहीं होता है। उसी प्रकार से बुद्ध शासन में भी अगर ये चारों पिलर ठीक से नहीं होंगे, एक में भी कमी होगी, तो बुद्ध का शासन चिरस्थायी नहीं रह सकता है। तभी भगवान बुद्ध ने जो कि 4 प्रकार के संघ बताए, उसमें से प्रमुख जो है भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं। भिक्षु और भिक्षुनी का प्रमुख रूप से कार्य अध्ययन करने के बाद जो उपासक उपासिका संघ को समय समय पर मार्गदर्शन करना, उपदेश देना, और फिर जो उपासक और उपासिकाएं हैं उनका भिक्षु संघ को भिक्षुनी संघ को मदद करना, सपोर्ट करना, जिससे कि वो अध्ययन करके समाज में आ सकें, सहयोग कर सकें। और समय समय पर जो कि धर्म का ज्ञान है, सभी जो गृहस्थ हैं अर्थात उपासक उपासिका उनको अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो उनको समय समय पर जो धर्म का उपदेश है वो भिक्षु भिक्षुनी देते थे। और आज से नहीं, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त के बाद से लेकर अब तक लगभग 2600 वर्षों तक निरंतर ये परंपरा बनी रही। तो दोस्तों और मेरे दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में यहाँ पर हमारे 3 श्रामणेरी हैं। तो जैसा कि जिक्र किया, हमारे जो संघ उसमें से भिक्षु संघ के बाद श्रामणेरी संघ या फिर भिक्षुनी हमारे साथ में हैं, और ये बहुत विशेष हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप तिब्बती क्षेत्र में, माफ करना, जो हिमालयन क्षेत्र में, तिब्बत में तो है ही है, इस तरह से देखते होंगे, लेकिन आप तीनों हमारे भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र से आए हुए ये तीनों लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और जिस संस्थान में ये अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम जम्यांग छोलिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से हर वर्ष कई जो पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के उपरांत यहाँ से निकलते हैं, अर्थात गेशिमा बनते हैं। उस अध्ययन को करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के संकिसा के आसपास से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपके सामने उनके आने का उद्देश्य क्या है, क्या एक प्रकार से मकसद होगा, किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचे, तो थोड़ा कहा जाए कि इनके जीवन से संबंधित और किस तरह का ये महसूस कर रहे हैं, इसके संबंध में मैं अब आप लोगों से जानना चाहूँगा। आप लोगों को वंदामी, नमो बुद्धाय टस्तिलेक। और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय बताएं। पहले आप बताएं। सभी को नमो बुद्धाय टस्तिलेक। सबसे पहले मैं बौद्ध धर्म और संघ को नमन करती हूँ, और हमारे जो रूट गुरु दलाई लामा जी उनको नमन करती हूँ। मेरा नाम तेंजिन यांगचो है। मैं संकिसा से 30 किलोमीटर है, इतना दूर रहती हूँ। तो कौन सी जगह? संकिसा नहीं, कौन सी जगह? 30 किलोमीटर दूर कौन सा जगह? गांव का नाम? अच्छा, छिबरामऊ से, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है। तो वहाँ की रहने वाली हूँ। अभी मैं जम्यांग छोलिंग में हूँ।
और हमारे यहाँ पे 150 नन्स हैं और उसमें टीचर्स और सीनियर्स सारे लोग इंक्लूड हैं। तो अभी मेरा प्रज्ञा पारमिता जो हमारा क्लास होता है ना, वो मेरा सेकेंड ईयर है। तो इस साल अभी हमारा फाइनल हो गया सेकेंड ईयर। अब नेक्स्ट टाइम हमारा थर्ड ईयर है। तो हम मतलब यहाँ पे तुड़ा, तारीख, लोरिक ये सारा पढ़ाया पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, पर हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं सीख पाया है, तो हम बहुत सैड होते हैं। उस टाइम टीचर लोग को से कहते हैं कि हमने नहीं कुछ सीखा, तो हमें टीचर हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले हमें मुसुम मुशी, गलवा धुंची ये सारा नहीं पता होता था ना, मतलब इसमें अंतर क्या है ये सब, तो ये सारा सीखा है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आके ये सब सीखने को मिला। और क्या, और भैया के मतलब आपकी वजह से यहाँ पहुँचे यहाँ तक। और सबसे पहले तो आप ही को देखा था हमने 2015 में, जब हिज होलनेस का हमारे वहाँ संकिसा में वो प्रवचन हुआ था। उस टाइम हमने वॉलेंटियर भी किया था, तब से आपसे मुलाकात हुई। तो फिर वहीं से हमें मोटिवेशन मिला है कि हाँ हम कुछ करें, आगे बढ़े। मतलब पहले तो ऐसा था कि हाँ कुछ साल तक ऐसा जीवन धारण करके पढ़ेंगे, पर जब हमने पढ़ाई की तो अब ऐसा लग रहा है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रहना चाहिए इसमें, क्योंकि अपने उधर इतना लोग नहीं है ना। नंस मंक्स तो हैं पर नंस नहीं है। नंस भी हैं पर वो क्या है, थेरवा ट्रेडिशनल से हैं, महायान ट्रेडिशनल से नहीं है, इस परंपरा से नहीं है। तो वही है। पढ़ने के उद्देश्य से। नमस्ते। और मेरा नाम तेंजे यांगचन है। मैं भी यूपी से हूँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जालौन है और वहाँ से हूँ। उसके अंदर अभी गांव का नाम तो कितौली है, मैं वहाँ से हूँ। तो अभी मुझे यहाँ के लगभग 10 साल कंप्लीट हुए हैं और प्रज्ञा पारमिता का लास्ट ईयर था इस साल, वो भी कंप्लीट हुआ। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें से जितना समझ पाए उतना हमारे जो अभी हम जी रहे हैं ज़िंदगी, इसमें बहुत लाभदायक होने वाला है, ऐसा लगता है। फिर अभी आगे भी कंटिन्यू करना है पढ़ाई को, और आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने हमें इतना अच्छे से वो किया, अपना हमारा ख्याल रखना, हमें हमारे बारे में हमेशा सोचना। फिर परम पावन गुरु जी की वजह से भी हमने उनका प्रवचन सुनना, उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लाभदायक बहुत हो रहा है। आगे भी अपना कोशिश रहेगी कि इसी में रहें और अपनी जो पढ़ाई है सारी कंप्लीट करके और अपने वहाँ के लिए अच्छे से रहूं, अच्छे वहाँ के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरे लिए यही है। तस्दिले, मेरा नाम तेंजिन छुनी, मैं यूपी से रहने वाली हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी मैं हिमाचल बुद्धिस्ट की पढ़ाई करती हूँ। और अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल अभी आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फर्चिन। तो दोस्तों, ये जैसा कि आपको बता रहे फर्चिन, तो शब्द जो है अभी हो सकता है न समझ में आए, जिसको हिंदी में प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। तो प्रज्ञा पारमिता ये जो सूत्र हैं उस पर बेस होकर, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्रीज होते हैं, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। ये जो कोर्स है कुल मिलाकर के 6 वर्ष का होता है। उससे पहले दूडा मतलब कलेक्टिव टॉपिक्स, जिसमें कि साइन ये जैसे पॉसिबिलिटी भी उसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद साइन एंड रीजनिंग, अर्थात जिसको न्याय के रूप में हम लोग कह सकते हैं, लॉजिक कह सकें, और तगरीक लॉजिक, और मनोविज्ञान लोरिक जिसको कहा जाता है। तो ये फर्चिन पढ़ने से पहले ये सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे ये बेस एक प्रकार से होता है। तो अभी जैसे कि अनिला लोगों ने, तिब्बती में अनिला कहा जाता है, अनिला मतलब नन या भिक्षुनी। तो अनि ला इस सम्मान सूचक है, जैसे भिक्षुनी जी करके। तो आप का मैं और थोड़ा परिचय बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र से हैं, और अनि यांगचन बहुत छोटे पर आए थे यहाँ पर। आई थिंक इनकी उम्र 9 या 11 वर्ष रही होगी, 9 साल के रहे थे उस समय ये पढ़ने के लिए आए। और
इनके पिताजी इनको छोड़ने यहाँ पर आए थे। उसके बाद से तब से ही एक कहते हैं ना कि पढ़ने की इच्छा उनकी रही है, खूब अच्छे से अध्ययन किया और ये पूरा अध्ययन करने के बाद गेशेमा बनने अर्थात PhD डिग्री प्राप्त होती है। तो अभी लगभग ये आधा रास्ता हम कह सकते हैं, आधा से थोड़ा कम इन्होंने तय कर लिया है 8-9 साल पहले, और सारा का सारा अध्ययन तिब्बती में होता है। तो हम लोग तिब्बतन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मुख्य रूप से हमारे जो इंडियंस ऑडियंस है उनको समझ में आ सके, इसकी वजह से हम लोग हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं। और अनी यांगसो अभी ये और अनिला छुनी दोनों क्लासमेट हैं, इनको भी आए 4-5 साल जैसे हो गए हैं। तो इनका भी यही उद्देश्य था आखिर को कि इनकी तरह से या और नन जो हमारे तिब्बतन ट्रेडिशन में, हिमालयन ट्रेडिशन में अध्ययन करते हैं तो हम भी उस तरह से पढ़ सकें। तो फर्चिन या बेसिक जो दूडा तगरिक लोग ये पढ़ने के बाद फर्चिन का इन्होंने कंप्लीट किया। आप दोनों अभी अध्ययन कर रहे हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में। तो आगे आने वाले 4 साल बाद, ये फर्चिन 6 साल का कोर्स होता है, 4 साल बाद ये भी करेंगे। फिर इसके बाद माध्यमिक उमा अभिधर्म विनय, फिर गिलू मतलब जो गैलुक ट्रेडिशन के हिसाब से जो परम पावन जी ने एक रास्ता खोला है कि भिक्षुनी भी अध्ययन करके PhD या गेशे जैसे कि पुरुष गेशे कहे जाते हैं तो वो गेशे में बन सकती हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता सकूं जिससे कि आप लोग भी समझ सकें कि ये बैकग्राउंड किस प्रकार से होता है। तो अनिला, अब यहाँ आने के उपरांत आपने किस तरह का एक माहौल कहा जाए या अध्ययन का जो व्यवस्था है वो कैसे देखा आप लोगों की नज़र से? आपको पहले मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इसमें आके काफ़ी समय हुआ, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, अध्ययन की जो व्यवस्था है? एक तरफ से देखा जाए तो अब हम लोग अब जो पढ़ाई करते हैं वो नंगबा बोलते हैं ना, बुद्धिस्ट हो जाते हैं। तो बाहरी जो हम छिरोल्पा जो होते हैं उनके हिसाब से ये वाला जो समाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना हम किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ना किसी को नीचा दिखाना या इसको कम आता है, इसको कम पढ़ाई आता है, वो हम ऐसा नहीं करते। सबको एक ही नजरिए अपने से क्लासमेट देखना। के साथ है या फिर बाहरी नहीं, लोग? सबके साथ जो भी हो। हाँ, अच्छा। एक अब जैसे हमारे टीचर भी होते हैं कि जिसको नहीं आता है, जिसके दिमाग थोड़ा कमजोर ऐसा होता है, तो उनको ज्यादा ध्यान देना, उनके तरफ ज्यादा वो पढ़ाई के वो ज्यादा सिखाते हैं। फिर अब आपस में भी देखा जाए तो हम ऐसा नहीं करते कि इसको इतना कम आता है तो इसके साथ नहीं बैठना, इसको इसके साथ ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर दूसरे वहाँ पे देखा जाए, बाहरी उसमें देखा जाए तो अब स्कूल बरों में जाएगा तो अगर कोई छोटा उसका है तो उसको थोड़ा नीचा दिखाना, ऐसा होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक मैंने यहाँ पे 10 साल बिताए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे वहाँ से और भी इस समाज में आके पढ़ाई करें और यूपी का नाम रोशन करें। वही है। और इसमें क्या होता है, बोधिसत्व का जो मैन अध्ययन होता है ना, वो सिखाते हैं। तो उसमें वही होता है कि सबको पहले सबके लिए सबका भला ऐसा करने के बारे में सोचना होता है ना, अपने बारे में नहीं सोच के लोगों के बारे में। और जितना हो सकता है उतना मतलब लोगों को हेल्प करना है, किसी में भी हो, चाहे मतलब जरूरी नहीं होता है कि हमें पैसों से हो। जैसे अभी हम हैं तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को पढ़ाई के तौर पे ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें मेन तो हमारा इसमें फोकस होता है कि पहले हम बोधिसत्व बनना है, बोधिचित्त का उत्पन्न करना है, जो हमें हमेशा दलाई लामा जी अपने प्रवचनों में हमेशा कहते हैं। तो वही है। और फिर ये भी इतना मतलब हम कह नहीं सकते कि बहुत सरल है अध्ययन, कठिन है होने को। अगर हम इसको मतलब करें, अच्छे से अध्ययन करें और इसके प्रति हम समर्पण हो तो हमें आसान लगता है। अगर हम समर्पण नहीं है तो थोड़ा कठिन लगता है। और हाँ, वही अभी इन्होंने कहा है कि हम सबके साथ मतलब अच्छी तरह से रहते हैं, भेदभाव नहीं है। बात सही है। बुद्ध ने सबको, लोगों को, कोई भी हो, उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से या उससे कोई ऊंच नीच नहीं होता। लोग अपने कर्मों के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया जाता है कि कौन क्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये एनालाइज कर पाया। आपका अनुभव कैसा रहा? किसी से झगड़ा वगैरह हुआ हो या किसी ने उनके साथ?
झगड़ा तो होता रहता है ऐसे ही मजाक में, पर वो तो सीरियस कुछ नहीं है ऐसा ना? नहीं, नॉर्मल जैसा ऐसे ही। पर क्या बोलते हैं, अब पढ़ाई ऐसे, अब बुद्धिस्ट का पढ़ाई करते समय तो सोचते हैं कि बहुत कठिन सरल है बोल के, पर बहुत सरल तो नहीं है, पर ये पढ़ाई बहुत कठिन है। पर हमको भी इतना बुद्धिस्ट के बारे में पहले नहीं पता था, पर पहले हमारे मम्मी पापा भी बुद्धिस्ट नहीं थे। फिर उसके बाद में मैंने इनको देखा, अच्छा। तो ये मुझे मिली थी वहाँ पे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी इस चीज में जाएगा तो कैसा रहेगा बोल के। तो फिर तो उसके उनको बाद देख करके आपको मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। मुझे भी Very ऐसा good. पढ़ाई यहाँ पे आने के लिए इन्होंने भैया कैलाश भाई से बात की, ऐसे हम लोग अगर हम आनी हूँ तो कहाँ अच्छा रहेगा ऐसे, तो भैया ने एडवाइस दिया है ऐसे यहाँ आओगे तो अच्छा है। फिर उन्होंने हम लोगों को नन्हेरी में भेजा, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो ये अध्ययन है पूरा का पूरा टिबेटन लैंग्वेज में होता है। इसका एक क्राइटेरिया है कि अगर आप टिबेटन ठीक से नहीं जानते तो आप डिबेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मंक और नन डिबेट करते हैं। तो जब आप लोग भी डिबेट सुबह के टाइम, रात के टाइम, काफी शायद दिन में 3-4 घंटे तो डिबेट करते ही होंगे। तो डिबेट के माध्यम से या शास्त्रार्थ के माध्यम से, ये तो आपके लिए एक नई चीज है, मेरे लिए भी नई थी जब मैं 20 साल पहले जब अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आप लोगों को कैसा अनुभव होता है, किस तरह का लगता है कि ये अध्ययन कैसा है कि जिसमें डिबेट के माध्यम से सीखना होता है? अच्छा, डिबेट के माध्यम से अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब डिबेट करते हैं ना तो उसके बारे में हम पहले याद करते हैं। जैसे कि वो क्या जैसे होते हैं मुंतोगेन में होते हैं ना, जैसे नमखेन, हाँ ऐसे, जैसे नमजोक जोड़वा में कितने ये वा कितने भाग हैं। तो अगर हम ऐसे उनको पढ़ेंगे तो वो मतलब एक बार पढ़ लिया भूल जाते हैं, पर जब हम डिबेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम क्या होता है हमें याद रहता है ना, तो याद होता है। फिर जैसे हम कुछ टॉपिक रखते हैं, जैसे कि नमखेन और जिशे नमशे, इनमें अंतर क्या है, ऐसा जब पूछते हैं ना तो उस टाइम क्या होता है हमें नहीं पता होता है, जो आंसर देते हैं वो इंसान बताता है ऐसा नहीं गलवा या दोनची के। तो उस टाइम फिर हम टॉपिक निकालते हैं, हमें जब टीचर बताते हैं ना तो उस पे क्या करते हैं हम डिबेट, जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते हैं तो उसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा भी नॉलेज मिलता है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है और समझ में भी बहुत ज्यादा आता है। इसलिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्रज्ञा में भी श्रुतिमयी चिंतनमयी भावना, तो पहले एक टीचर से सुन के डिबेट के माध्यम से चिंतन करना, एनालाइज करना क्यों है कैसे है, तो कुल मिलाकर के आपका जो ज्ञान है काफी गहरा होता है इससे। वो डिबेट से बहुत गहरा, हाँ वो नॉलेज ना अंदर तक हमें पता चल जाता है। अच्छा, आपको कैसा लगा? आप तो डिबेट करते 8-9 साल तो हो ही गया होगा। मेरा भी अभी जो इन्होंने बोला सेम ही है, पर क्या है कि एक तरफ से डिबेट करेंगे तो हम दोनों जो डिबेट कर रहा है या जो आंसर दे रहा है वो दोनों माइंड के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि माइंड टू माइंड गेम होता है, एक गेम टाइप में ही हो जाता है। तो जब हम वो करते हैं, एक अब अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा एक जो मेरे दिमाग में जिसका क्वेश्चन मतलब अब मेरे हिसाब से अगर इसका आंसर ऐसा है तो मैं वो सोच के चलती हूँ, लेकिन जो आंसर दे रहा है उसका पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो फिर अब हम दोनों को एक साथ बनाना है तो एक दूसरे को करना, फिर अंदर जाना। मैं मेरी तरफ से बोलती हूँ कि नहीं ये ऐसा है, तो और वो नहीं बोलती कि उसके हिसाब से ऐसा, तो उस हिसाब से फिर हम अंदर जाके जो लास्ट में एक टॉपिक बनता है फिर उस पर अब दोनों मानते कि हाँ अगर ऐसा है। अगर नहीं भी मान सकते तो फिर हमारे टीचर आते हैं, फिर हम उनसे उसी बातें में फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं। कभी झगड़ा हुआ डिबेट में? हाँ, क्योंकि अब जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं मानती और जो वो बोल रहे वो मैं नहीं मानती, तो हमारा जो दिमाग हम दोनों का जो होता है टॉपिक वो सेम नहीं हो पाता है ना, क्योंकि दोनों नहीं मान पाते कि हम अब दोनों का मैं मेरी तरफ से सही है उसकी तरफ से उसका सही है बोलते हैं ना। डिबेट तभी अच्छी हो सकती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट से भटके ना, तभी विषय को ध्यान में रखते हुए इधर उधर न जाए, तब सही डिबेट होती है ना।
इसी अच्छा, होता है। फिर जैसे झगड़ा होने का फिर बोलचाल बंद होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा झगड़ा नहीं। बोलेगा तो वो झगड़ा नहीं होता है, ये झगड़ा बस डिबेट में होता है, हाँ। वहां तक करते, फिर बाद में खाना खाना, फिर उस समय भी सैद्धांतिक हम, रूप से, हाँ वही हैं, टॉपिक हो सैद्धांतिक जाता रूप से कि आप मत के हिसाब से है। कि आप जो रियल मत है उसको नहीं मान रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। डिबेट कभी भी कहते हैं ना, शास्त्र है तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा ऐसे इधर उधर भटक जाओगे तो लाभ नहीं होगा। और ये डिसीजन आप लोगों ने क्यों लिया भिखुनी बनने का, नन बनने का? एक तरफ से देखा जाए तो इसमें आना एक पुण्य का काम है, बिल्कुल। क्योंकि ये हर किसी के उसमें नहीं है ना। अब पहले क्या अच्छे कर्म किए उसकी वजह से आए, और दूसरी बात कि यहाँ पे पहली बार देखा एक यूनिक जगह और यूनिक लैंग्वेज में पढ़ाई करना, तो फिर पढ़ाई भी एक अलग ही पढ़ाई थी, क्योंकि हमने वहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं। मेरे वहाँ पे तो कोई भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल। ना हमारे फैमिली में कोई बुद्धिस्ट है, मम्मी पापा तो अभी है। हम्म। तो जब भैया ने बताया यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे लोगों को देखा, अब हमसे पूरा डिफरेंट लोग दिखा ना यहाँ पे, मतलब सब लोग पूरा अलग ही चेहरा होता है, बातचीत और बिल्कुल। सब कुछ अलग था। फिर उन लोगों को देखा, कुछ दिन में यहाँ बैठी, अनि नहीं बन के बैठी, फिर इन लोगों को क्लास जाते देखना, टाइम डिबेट करना, फिर उनका जो टाइम टेबल जो होता था मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर अनि नहीं बनने से पहले मैं टीचिंग भी गई, दलाई लामा जी का टीचिंग भी सुना। तब तो अब टिबेटन तो नहीं आती थी ना, फिर भैया का हिंदी जो ट्रांसलेटर था वो ट्रांसलेट सुना, तब लगा कि मुझे भी ये सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हम बाहरी दुनिया में नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे यही होगा। आप क्या नन बने? ये क्योंकि हम बचपन से ही बुद्धिस्ट नहीं है ना, हमारे वहाँ बहुत कम बुद्धिस्ट लोग हैं, और जो बुद्धिस्ट मानते हैं वो दोनों हिंदू धर्म और वो दोनों मानते हैं ना, तो फिर बस ऐसे बनी। मैंने सोचा बस मतलब थोड़ा नॉलेज मिलेगा ऐसा सोच के, पर अब जब यहाँ रह रही हूँ, यहाँ रह के, और जब हमें जब छुट्टियां मिलती है ना, जब जिस टाइम हम घर जाते हैं ना, तो घर में जो प्रॉब्लम देखते हैं ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, जो हमारा घर जो गृहस्थ लाइफ है वो ठीक नहीं है, वो मतलब थोड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत है, अध्ययन नहीं कर सकते और हम धर्म हाँ उसमें मुश्किल होता है। तो फिर मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि अनि क्यों बने हैं, ऐसा भी हम मतलब आता है क्वेश्चन, बहुत लोग करते हैं, आपने भी किया, ये अच्छी बात है किया आपने। तो आगे क्या है हमारा अभी सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है ना, उसके बाद हमने धर्म सीखना है, धर्म सीखने के बाद अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम अपने धर्म के जरिए लोगों को मतलब हेल्प कर सकते हैं ना, धर्म के बारे में बता आप नन क्यों बने? परिवार वालों ने भेजा या अपनी स्वेच्छा से नन बनने के लिए यहाँ पर आई? आपका कैसे रहा? मुझे परिवार वालों ने तो पहले सपोर्ट किया, अब अभी भी करते हैं, पर मुझे ये लाइफ थोड़ा ठीक लगा, पर मैं ये सोचती, ये वाली लाइफ ठीक लगा, पर उसमें थोड़ा क्या था, वो भी थोड़ा कांगल दुख देख के ना, घर का और सब कुछ देखे, तो मुझे थोड़ा जैसे थोड़ा हम इन संख्या वगैरह गए तो वहां पे देखा, फिर इनको देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस लाइफ में जाएगा तो ठीक रहेगा, सोचा। पर अभी भी यही सोचती हूँ, मैं जितना हो सकेगा कि मैं अच्छा इंसान बनूं और लोगों का हेल्प कर सकूं, और क्या बोलते हैं, और ये अपनी जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ा के, और मैं अपना वो संख्या में वो कर सके, लोगों का मदद कर सके, सिखा सके। आप लोग दलाई लामा जी की टीचिंग सुनते हैं, बहुत बार सुना होगा, कभी मिलने का मौका मिला? जब आप परम पावन जी दलाई लामा जी से मिले, क्या सोच के गए थे और मिलके कैसा अनुभव हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो मैं गिसुल बोलते हैं, नहीं सामेरी बनने गई थी, तब दलाई लामा जी के दर्शन हुए थे, उनको देख के एक मन में खुशी मिली, फिर और एक थोड़ा आंखों में आंसू आया उनको देखो, पता नहीं क्यों आए, मुझे भी नहीं पता है ऐसे, पर
उनको देख के मुझे बहुत सुकून मिला है। ऐसे लगा फिर दोबारा कोशिश करूंगी मिलने के लिए, पर पता नहीं मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, ये हम भी नहीं बता सकते हैं। नहीं आंगचेनला, आपको बताना चाहेंगे? आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट इमोशनल हो रही हैं। हाँ, मैं भी जब गिसुल माँ बनी थी तभी मिली थी, थोड़ा माइक पास रखिए। तभी मिली थी। पर जब मैंने उनको सामने देखा, आगे पीछे तो ऐसा टीचिंग में देखते थे पर इतना क्लोज नहीं हो पाते क्योंकि हम बहुत लोग होते तो इतना बिल्कुल। अच्छे से नहीं होते। बिल्कुल लेकिन जब वहां पे गई तो उनको सामने से देखा, मतलब जब मैं बाहर थी, मतलब उनके वहां जाने से पहले मैं बाहर थी तो नॉर्मल थी, लेकिन जब उनको देखा तो एक अलग ही मन में शांति एक होता, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ऐसा लग रहा था मेरे आमने सामने कोई भी नहीं है, ऐसा मतलब एक शांति हो रहा था, मन बहुत शांत होके था। फिर जब उनके जब हम लोग वो गेसुलमा बन के उनके पास जब गए दर्शन लेने, उनका रोल लेने गए ना, तो धीरे धीरे जब उनके पास जाने लगे तो इमोशनल होने लगे। फिर शरीर बड़े सारा ऐसा कांपने लगा था। फिर Yes, yes. एक तरफ से जब हमारा शरीर कांप रहा था तो ऐसा लग रहा था कि परम पावन जी को देखना एक बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन एक तरफ से उन नजरें नहीं मिला पा रहे थे उनको। अब दलाई लामा जी जब हमारे को देख रहे तो हम ऐसा ऊपर नजरें नहीं देख पा रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम क्यों नहीं मिला पा रहे थे नजर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत पाप किया है हमने। तो एक तरफ से अगर हमने इतना पाप, नॉर्मल पाप किया होगा भी चलो, लेकिन जब हम उनके सामने जा रहे तो शरीर पूरा कांप रहा है, ऐसा टाइप डर, एक तरफ से डर जैसा था, पर डर तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। अब चाहती हूँ कि फिर से उनसे मिलूं, उनके दर्शन फिर से करूं, ये उम्मीद रहेगी। हम तीनों लोग ने साथ ही गेसुल दुम्पा लिया था उसी टाइम। गेसुल मतलब श्रावणर को कहा जाता है, तो गेसुल माँ जो फीमेल या था नन कहा जाए उनको गेसुल माँ था श्रावणेरी। तो जो आप कह रहे हैं ना गेसुल माँ श्रावणेरी की दीक्षा लेने के लिए दीक्षा, उस टाइम तो फिर कोविड था ना, तो इतना पास भी जाने का मौका नहीं मिला था। उस टाइम हमने सोचा शाम को कि हाँ दर्शन होंगे दलाई लामा जी के। वैसे तो हमें हमेशा दर्शन होते हैं मैक्लोडगंज में जब उनकी टीचिंग से, पर वो ऐसा दिन था कि हमें पास में जाके दर्शन मिले। तो वो उनको, जैसे हम तिब्बती परंपरा में ऐसा कहते हैं ना कि अब लोग तेश्वर चंद्र जी का भी उनका अवतार मानते हैं ना, तो वो मतलब क्या होते हैं जब कोई या दुख तकलीफ में होता है तो उनके लिए मतलब जो ओम मनी पैम में हो जो सूत्र होता है ना, तो वो रिसाइट करते हैं ना। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कभी भी प्रॉब्लम में हुई और मैंने वो मंत्र जाप किया हो तो मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो मैं उनको मतलब अब माना जाए तो एक भगवान भी बोल सकते हैं ना, तो उनको इस तरह से मानती हूँ। और जब मिली थी तो क्या बोलते हैं, इन लोग ने कहा है वही सेम मेरे साथ भी वही फील हुआ था। बिल्कुल। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि परम पावन जी से डायरेक्ट आप लोगों को श्रावणेरी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दलाई लामा जी कोई सिंपल इंसान नहीं है, निश्चित रूप से बुद्ध साक्षात। आज कल हम लोग कह सकें कि बुद्ध हैं, उनके समक्ष जाकर के अगर आप कोई प्रवचित होता है श्रावणेरी या भिक्षु संपदा लेता, अर्थात इवन जो पंचशील भी अगर उनसे लेता तो अपने आप में सौभाग्यशाली है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं इस रूप में। तो अब मैं अंत में यही पूछना चाहूंगा कि आप लोग अध्ययन करने के उपरांत आप लोगों का क्या प्रोग्राम होगा? उपरांत न कहकर इसके दौरान भी, क्योंकि जब मैं पढ़ने यहाँ पर आया था तो फर्चीन जैसे आप कह रहे, तो मैं भी फर्चीन के 2nd 3rd ईयर में था। तब से मैं काम कर रहा हूँ, परम पावन जी का अनुवाद कर रहा हूँ। और इस अवधि के दौरान आपने ऐसे फर्चीन पूरा हो गया, 8-10 साल पढ़ाई कर लिए। तो अब आप लोगों का क्या प्लान है? किस तरह से आप समाज में जाकर के योगदान देना चाहते हैं? क्या सोचा हुआ है? पहले तो मतलब पढ़ना है, पहला पॉइंट तो ये है कि नॉलेज पानी है अच्छी। उसके बाद मेरा तो यही उद्देश्य है कि यहाँ पे पढ़ाई पूरी कंप्लीट करूं,
जैसे भी हो गए। अब मतलब कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कैसे मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वो बहुत कठिन पढ़ाई होती है ना, पर अगर कर पाई तो वो पूरी कंप्लीट करूंगी। उसके बाद क्या है, जैसे आप भी हमें एडवाइस करते हो कि हमें यहाँ नहीं मतलब इस यहाँ हिमाचल एरिया में बहुत नन्स मंक्स हैं, तो अपने उधर जाके कुछ करना है। मतलब मैं ये कहता हूँ, कोई आप लोग गलत मत समझ लेना कि यहाँ नहीं रहने का। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हो तो ऐसे क्षेत्र से आए जहाँ जाकर के पढ़ाना है। आपका बेस यही रहेगा, बुद्ध विहार यही है। हाँ। तो हिमालयन क्षेत्र में गेशमा या फिर जो स्कॉलर्स हैं उनकी कमी नहीं है। तो इस वजह से आप लोग मैदानी क्षेत्रों में जैसे यूपी हुआ, बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट हैं, तो वहां जाना है। ये कभी आप लोग मत सोच लीजिए कि पढ़ाई करने के बाद अब हमको इससे लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस जहाँ से दीक्षा लेते हैं बुद्ध विहार होता है, वो आजीवन आपका रहेगा ही रहेगा। आप जब बताते हो ना, जैसे हम पढ़ते नहीं है ना उस टाइम, जब आप बताते हो, आप जब हमें एडवाइस करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ पढ़ना चाहिए आगे, भैया ने ऐसा बताया तो हमें कुछ करना है। तो वहां पे जैसे प्रवचन देना या धर्म में कुछ काम करना है तो उसके लिए तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो जब आप बताते हो ऐसा तो हमारे मतलब हिसाब से बुरा मतलब गलत नहीं बताते हो, मतलब आगे और पढ़ें, ध्यान पढ़ाई में हो, वही है। तो मतलब वही है हमारा कि यहाँ पढ़ाई करने के बाद अपने यूपी में जाके अगर कुछ मतलब बहुत होता है, जैसे कि या फिर सोच लो ओल्ड एज होम हो गया, या फिर नर्सरी हो गई है, या फिर हॉस्टल हो गया, मतलब बहुत ऑप्शन होंगे उस टाइम, तो उसमें किसी में हेल्प कर सकें। और तो वही है पढ़ाई अभी करने के बाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा वही है करके कि बुद्ध ने कहा है ना कि चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय लोकान कंपाय। मतलब चरत भिक्षवे, भिक्षवे का मतलब केवल मंक्स के लिए नहीं है, भिक्षु और भिक्षुणियों के आपको क्या करना है, समाज में जाकर के लोगों का हित करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब लोगों का आपको हित करना, उनके हित कैसे करना, धर्म का उपदेश दे करके। तो आप लोगों का निश्चित रूप से वही मार्ग है। तो मैं भी जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आधे रास्ते से लौट अनी याचन क्या कहना चाहेंगे? मेरा आगे जाके फिलहाल तो सब पढ़ाई खत्म करनी है। वेरी गुड। अभी फार्चिन मैंने कंप्लीट किया, जैसे भी किया। वेरी गुड, वेरी उसके बाद उमा, फिर जोए, दुलवा, ये सब कंप्लीट करके सब सोचती हूँ कि मैं भी गेशिमा में जाऊं। सोचना नहीं है, पूरा डायरेक्ट कि यहाँ जाना ही है। हाँ। जाना ही है। ये लोग कह देते हैं, सोचते हैं, ये लोग पूरा जाएंगे। बेस्ट विशेष उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अभी से। थैंक यू। पहले मैं सोचती थी कि हाँ ऐसा करूं कि नहीं, ऐसा माइंड में ऐसा डाउट आता था, लेकिन एक बार भैया ने बताया मुझे, अच्छे से समझाया, फिर अभी मन में बिठा लिया। अब डाउट क्लियर है कि हाँ मुझे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों को जाना है, और भी आए उनको भी जाना है। फिर गेशिमा में जाना है, और जैसा कि आपने हमें सिखाया, आप हमें रास्ता दिखाया, वैसे ही हम जितना हमने सीखा है, हम हमारे अब वहाँ पे और भी हैं, हम उन्हें सिखा सकें, या वहाँ पे फिर अपना खुद का एक बना सेंटर बना, ऐसा संकिसा में ऐसा सोच के हूँ। फिर आपके जैसा दूसरों को मदद करना, फिर आप ही के दिखाए रास्ते पर चलना है, यही है बस। आपका मास्टर प्लान। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं पहले अच्छे से पढ़ाई करूँ, फिर उसके बाद में आगे चल के क्या, फिर अभी फर्चिन डुक है, ये पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर उमा खत्म करने पड़ेगा, उसके बाद में जो है कुछ करना पड़ता है ना। तो अगर दिक्कत नहीं आई तो पूरा करूंगी, सोच रही हूँ ना। फिर कोशिश करूंगी गेशिमा जाने के लिए। अगर हो या ना हो वो अलग बात है, रास्ते पे चलना है। और अगर मैं बनी तो अच्छा है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। अगर फिर भी यही धर्म में बैठना चाहती हूँ। ओके, कुल मिला के सबका यही मत है, अच्छा भी है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समय निकाला, बातचीत की। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं होता है। ये टिबेटन ट्रेडिशन में पूरा अध्ययन समाप्त करने के लिए मिनिमम 16-18 वर्ष लगते हैं। उसके पहले तिब्बती भाषा 2-3 वर्ष लग जाते हैं।
और मैदानी क्षेत्र से ये तीनों पहली एक प्रकार से गेसिमा होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी के हमारे हिमालयन क्षेत्र से बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र से अभी तक शायद कोई नहीं आया मेरे संज्ञान में। हो सकता है कहीं हो, अगर और भी हो, लेकिन जो संख्या यूपी से शायद कोई नहीं है। और इसमें कोई मैं पहले या दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अध्ययन करके उस समाज में जाकर के, खास करके कि महिलाओं के समाज में, जहाँ पर कोई भी भिक्षुड़ी देखने को नहीं मिलती है, मंक हैं, भिक्षु हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें महिलाओं की होती हैं जो कि अपनी एक नन के साथ, महिला के साथ शेयर कर सकती है। तो आप लोगों का जो उत्तरदायित्व केवल संघ तक, यूपी तक सीमित नहीं है। पूरा भारत में जहां पर भी आवश्यकता होगी, जैसे कि महाराष्ट्र, अन्य जगह पर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, लाखों की संख्या में। उनकी जाकर के उनकी मदद करना, प्रवचन देना, उपदेश करना, यही आप लोगों का कार्य होगा। जैसा कि पहले भी किया, इससे पहले बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना है, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना। उसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और कोई की कुछ पूछना हो या कैसा वीडियो लगा वो भी बताना, और भविष्य में फिर अगर थोड़ा एपिसोड दूसरा भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों ने समय दिया। कुछ और कहना चाहेंगे? यस प्लीज। लास्ट में मतलब भैया को थैंक यू। सबसे ज्यादा योगदान भैया आपका रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जैसे हम मेरे अपने विचार जब मैं सोचती हूँ, तो जैसे हम खेत में बीज लगाते हैं ना, तो बीज लगाते हैं, अगर उसको समय से पौधे में पानी नहीं देंगे, बीज में ना खाद पानी ऐसे नहीं देंगे, तो वो आगे चल के अच्छा फल नहीं देगा ना। तो वही है हमारा। आपने मतलब अभी तक हम लोग को इतना सपोर्ट किया, जब भी हेल्प चाहिए होती है आपको बोलते हैं, तो आप हमेशा तैयार रहते हो हेल्प करने के लिए। लेकिन बाकी लोग हैं पर क्या होता है, उनका क्या उद्देश्य है, जब हम कभी हेल्प मांगते तो क्या बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, बाद में जब आप कुछ बन जाओगे उस टाइम हेल्प करेंगे, यही हो जाता है उनका। मानती हूँ उनका भी अपना है, सबका अपना अपना विचार है, पर हम मतलब हम तीनों की तरफ से हम जब भी होते हैं, आपका और आप मतलब भाभी जी हैं, वो भी बहुत समझती हैं, उनको भी कुछ बातें होती है आपको नहीं शेयर कर पाते, तो हम भाभी को बताते, तो भाभी हमेशा मतलब सुन के बोलते हैं भैया से बात करके, तो वो आपको बताते हैं। तो आप दोनों मतलब हमारे लिए यहाँ पे देखा जाए तो पेरेंट्स की तरह हैं, देखभाल करते हैं। और फिर दूसरा मतलब थैंक यू, हमारे जो हम जहाँ रहते हैं, ननरी में रहते हैं, यहाँ पे लोग और टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कुछ चाहिए होता है तो हमेशा तैयार रहते हैं, और एडवाइस भी देते हैं। जैसे हमें जब पढ़ाई नहीं आता है, उस टाइम हम सैड होते हैं, तो टीचर हमेशा गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। तो उस टाइम फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है। और बाकी भी यहाँ पे खाने से लगा के हर कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। ओके, बाय बाय।